क्लास। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तत्वों की। तो बात करें डी ब्लॉक के तत्वों में, डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनके परमाणुओं की जो दो बाह्यतम कक्षाएं होती हैं वो अपूर्ण होती हैं। परमाणु जो है उनके बाह्यतम कोश की दो कक्षाएं जो हो गई वो अपूर्ण होती हैं। इन अपूर्ण कक्षाओं के होने के कारण ठीक जो अगला इलेक्ट्रॉन आता है वो जाता है वर्ग 3 से 12 के बीच में, ठीक। और ये 3 से 12 के बीच में आता है, यही तत्व डी ब्लॉक के तत्व है। अब हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक के तत्वों की कुछ खास बातें। तो ये जो तत्व है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 डी में 1 to 10 और ns1 to 2 ये होता है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन तत्वों में विभेदी बाह्यतम कक्षा से पहले कक्षा के S और P आते हैं, ठीक। अब हम बात करें इन, अगर हम आवाज सारणी में देखें तो इनके S इधर होता है और P इधर होता है और D यहाँ पे होता है। हम बात कर रहे थे S इधर है और P इधर है। S में है सभी धातुएं, D में है अधातुएं उपधातुएं, P में है धातुएं और उपधातुएं, अब D में देखते हैं क्या है धातुएं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो इसके इन दोनों के बीच में आता है, ठीक। अब S वाले जो है ये बनाते हैं आयनिक बंध, आयनिक बंध बनाते हैं। P वाले जो है ये बनाते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक। और D वाले अब ये इन दोनों के बीच में, तो इसमें क्या इन दोनों के मध्य के गुण होंगे, ठीक। इन दोनों के मध्य क्या होंगे, यह है विद्युत धनी, यह है विद्युत ऋणी। तो इन दोनों के मध्य के गुण होने के कारण इन लोगों को, इन तत्वों को इन दोनों के बीच में रखा गया और इसीलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के जो ये तत्व हैं इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इनमें कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। जैसे मान लो जिंक है, कैडमियम है, ठीक, और मरकरी है, क्योंकि इनका जो डी कोष होता है वो पूरा होता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं डी कोष में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं। तो डी कोष में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, तो इसमें आती है, पहली आती है 3D, पहली श्रेणी आती है 3D, दूसरी आती है 4D और तीसरी आती है 5D और ठीक ये कुछ मुख्य आती हैं। अब हम इसमें बात करते हैं 3D की। इस 3D में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो 3D में तत्व आते हैं, उनको याद करने का तरीका भी बताएंगे भी। शक्ति, वन, कर, मन पे छाई, फे, को, नी, कु, जन, ठीक। थोड़ा सही से नहीं आया है। शक्ति, वन, कर, मन पे छाई, फे, को, नी, कु, जन। इसको याद कैसे करेंगे, शक से इससे हो जाएगा शक्ति, शक, ठीक, ती, शक्ति, वन, कर, मन पे, मन। अब इसमें अलग से जोड़ लेंगे मन पे छाई, मन पे छाई, ठीक। अब दूसरा इधर देखते हैं फे, कु, नी, फे, को, नी, कु, जन, फे, को, नी, कु, जन, गाय। ये अलग से जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम इस 3D को याद कर सकते हैं। ये 3D वाली लाइन है, 3D अब इनका होगा 3D1, D2, D3 है ना, D4। अब D4 में स्टेबल नहीं है तो ये भी D5 हो जाएगा, ये भी D5 हो जाएगा, ठीक। तो इस टाइप से इनके सबके इलेक्ट्रॉन वितरण होगा।
अब हम बात करते हैं ये आते किस टाइप में है। मेन पॉइंट है ये आते कैसे हैं। तो आने की बात कहें कि तो इसमें देखते हैं ये आता है 3B में, इसका जो उपवर्ग है 3B, ये होगा 4B, ये होगा 5B, ये होगा 6B, और ये होगा 7B, और ये होंगे जो ये 3 तत्व होते हैं ये आते हैं 8B में, और ये होगा फिर से फर्स्ट B, और ये होगा सेकेंड B। ठीक, ये तो हो गया इनकी बात कि इनका ऊपर। अब बात कर लेते हैं ये वर्ग कौन सा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। हमने कहा 3 से 12 तक के, तो 3 से 12 तक के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब इन तत्वों में अगली भी श्रेणी आती है। तो हमने बताया कि शक्ति बनकर मन पे छाए, फेंको नी कुजर गाय, इस टाइप से इसको हम याद करेंगे। इसके बाद अगली बात करें हम, ये 3D हो गया, और 4D के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4D में आते हैं कौन, यार, जरा, नभ, मोली, नभ, मोली, तक, रूठे, रहो, पैदल, आज, कदम। ठीक, इसको कैसे याद करेंगे, यार, जरा, यार, जरा, नभ, मूली, नभ, मूली, तक, रूठे, रहो, पैदल, आज, कदम। ठीक, इस टाइप से इसको याद करेंगे। तो ये हो गई 4D की लाइन। अब 5D बताते हैं कैसे याद करेंगे। D, इसमें आता है ला, हफ्ता, हुआ, रे, अस, लर, वस, लर, पटौ, हज। ठीक, ला, हफ्ता, वारे, वसलर, पटाऊ, हज। ठीक, तो ये आ गए। अब इसी टाइप में इसको लिख लेंगे, ला, हफ्ता, व, रे, ला, हफ्ता, वारे, अस, लर, पटाऊ, पटा, आओ, पटाऊ, पटाऊ, हज। ठीक, तो इस टाइप से हमने ये बताया 3D, 4D और 5D, इन तत्वों को याद कैसे करेंगे, ये तरीका हमने बताया। इसके बाद अगली बात जो आती है, इसके बाद अगली बात आती है इस ग्रुप की जो विशेषताएं हैं उनको हम कैसे बताते हैं। तो विशेषता का मतलब है कि खूबियां। ठीक, तो खूबियां हम कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले आती है बात परमाणुवी त्रिज्या। पहला पॉइंट आता है परमाणुवी त्रिज्या, परमाणुवी त्रिज्या, परमाणुवी त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या क्या है, नाभिक के बाह्य कोश, जब नाभिक का बाह्य कोश होता है, नाभिक के बाह्य कोश की दूरी, जब भाई कक्षाएं, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो कक्षाएं बढ़ेंगी, तो नाभिक के बाह्य कोश की जो दूरी होती है, जैसे मान लो ये नाभिक है और इस नाभिक से इस बाहरी कक्षा के बीच की दूरी जो होती है ये कहलाती क्या है, परमाणुवी त्रिज्या। ठीक, अब परमाणुवी त्रिज्या का निर्भर किस पर करती है, तो परमाणुवी त्रिज्या दो चीजों पर निर्भर करती है। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश,
आवेश या आकर्षण। अब दूसरा इसमें आता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ठीक। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश ये होता है कि नाभिक का प्रभाव इस बाहरी कक्षक इलेक्ट्रॉन तक जो होता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश है। अब परिरक्षण की बात करें अगर, परिरक्षण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच, ये इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया और ये यहां मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल होगा, इधर से इन दोनों के बीच आकर्षण बल होगा। तो आकर्षण बलों का या बलों में जो अंतर है, ठीक, इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बलों का अंतर है, इस अंतर के कारण एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस अंतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर प्रभावी परमाणु चार्ज, ठीक, प्रभावी परमाणु चार्ज में कमी, ठीक, जो प्रभावी परमाणु चार्ज होगा इसमें जो कमी आ जाती है उससे कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। बात समझ में? ठीक। क्या हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बलों के अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर प्रभावी परमाणु चार्ज में कमी, ठीक, प्रभावी परमाणु चार्ज में कमी को कमी जो होती है इसे ही परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसके बाद इस परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इससे पहले बात यह है प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल अगर ये दोनों बराबर हों, प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, जो होगा कि ये जो होगा फे को, ठीक, फे को और नी, इनका जो होगा समान हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगली हेडिंग है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी, ठीक। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? तो आयनन एंथैल्पी का मतलब है किसी परमाणु के बाह्य कोश से, किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी परमाणु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा से, ये परमाणु है तो इसके इस बाह्य कोश से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे ऊर्जा देंगे, ठीक। तो दी जाने वाली ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है, ठीक। डी ब्लॉक की धातुएं जो होती हैं वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। जो डी ब्लॉक की धातुएं होती हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है उच्च होती है, अतः इनकी आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होने के कारण इनकी जो आयनन एंथैल्पी होती है कम होती है, आयनन एंथैल्पी कम होती है। अब बात कर लेते हैं कुछ अपवादों की, ठीक, जिनको ध्यान में रखना है, जैसे कॉपर है और क्रोमियम। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D10 और 4s1 इसका होता है, और इसका जो होता है N-1 D5, ठीक। सीधे सीधे लिख देते हैं, 4s1 है तो इसे क्या कहते हैं 3d10 और 3d5 4s1 ये होता है। अब देखो ये पूर्ण भरी कक्षा है, ये अर्ध भरी कक्षा, तो इसकी जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी में क्या होगा? ये हो जाएगा 3d4s0, ये भी हो जाएगा 3d5 4s0। अब इनकी जो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी ये उच्च होगी, ठीक, क्योंकि अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी होगी। बात समझ में आई?
तो ये था आयन एंथैल्पी। इसके बाद बात आती है रंग की। तो डी ब्लॉक की धातुएं जो हैं, डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनके रंग की बात की जाए तो मैक्सिमम धातुएं रंगीन हैं। धातुएं कैसी होती हैं? रंगीन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और। तो डी ब्लॉक की धातुओं में N-1 अगर ये वाली कक्षा जो है अपूर्ण है, ठीक, ये वाली जो कक्षा है अपूर्ण है, N-1D, ये जो वाली कक्षा जो है अगर अपूर्ण है तो इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होगा, वो क्या होगा? T2G से EG में होगा। मतलब कह सकते हैं डी संक्रमण, ठीक। इसीलिए ये जो होते तत्व है ये डी संक्रमण होने के कारण डी संक्रमण होने के कारण रंगीन यौगिकों का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है रंगीन यौगिकों का निर्माण। ये हो गई रंग की बात। हमने बताया कि ये कक्षा है इनकी अपूर्ण हो, तो अपूर्ण में इलेक्ट्रॉन संक्रमण हो जाता है, इलेक्ट्रॉन T2G से EG में जाता है और डी संक्रमण होता है, और डी संक्रमण होने के कारण ये जो यौगिक बनाते हैं वो रंगीन, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अंक। तो जो इसका ऑक्सीकरण अंक है तो उसको थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, गौर से देख लेना। शक्ति बनकर मन पे छाई, फेंको निकूजन गाय, ठीक। अब शक्ति बनकर मन पे छाई ने बताया। अब इस वैसे तो क्या बेसिकली होता क्या है, ये जो वर्ग है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है परिवर्ती होती है। अब इसकी हो गई +3, इसकी हो गई +2, ठीक। इसकी भी +2, 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 इसकी +1 और इसकी +2। इसके अलावा इसकी होती है +3, ठीक। इसकी भी +3 और इसकी भी +3। इसकी होती है +4, इसकी भी +3, इसकी भी +3, इसकी होती है +4, इसकी +2, ठीक। इसके अलावा ये TI है, इसकी होती है +4, इसकी होती है +5, इसकी +4, इसकी +5 और इसकी +6 और इसकी +7। तो मैं सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या जो होती है मैग्नीज की, ठीक। तो ये दो मैग्नीज और क्रोमियम ऐसे तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या है सबसे अधिक। अब रीजन आता है इसका ये इफेक्ट क्या है। तो इसमें इफेक्ट ये है कि ये जो अंक हैं अम्लीयता के समानुपाती होते हैं। ये जो ऑक्सीकरण वाले अंक हैं ये अम्लीयता के समानुपाती होते हैं। मतलब जितना ज्यादा अम्लीयता के समानुपाती, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जितना ही ज्यादा अंक होगा उसकी अम्लीयता उतने ही अधिक होगी, ठीक। तो Mn का सबसे ज्यादा अंक है 7, तो Mn जो होगा सबसे ज्यादा अम्लीय, ठीक। इसके बाद बात करते हैं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो कुछ तत्व तो ऐसे भी होते हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है शून्य दर्शाते हैं। जिसे देख लो, इसमें आता है NiCO4, इसमें Ni की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 है। दूसरा है FeCO5, ठीक। अगला है CrCO6। तो ये जो यौगिक हैं और भी हैं, ऐसे नहीं, ये बेसिकली एग्जांपल दे दिया हमने। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो 0 होती है। इसके बाद बात कर ले, इसके बाद है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अब अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं?
तो अंतराकाशी का मतलब होता है डी ब्लॉक की धातुओं के अंतराकाश में अगर कोई अधातु, डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उनके अंतराकाश में अगर कोई अधातु, अधातु मतलब बी हो या सी हो या एन हो, मतलब बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक, या हाइड्रोजन, इसमें से कोई भी अधातु प्रवेश कर जाए, ठीक। अगर जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं उनके अंतराकाशों में इनमें से कोई अधातु प्रवेश कर जाए और अगर प्रवेश कर जाती है, ठीक, तो जो यौगिक बनाते हैं उन यौगिकों को कहते हैं, वही जो यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक, ठीक, अंतराकाशी यौगिक। अब ये यौगिक का एग्जांपल देख लो, जैसे एक इन यौगिकों का एग्जांपल जैसे मैग्नीज है Mn4n, ये अंतराकाशी यौगिक है। TiC, ये अंतराकाशी यौगिक है। SCH, स्कैंडियम हाइड्राइड, ठीक, टाइटेनियम कार्बाइड। तो ये जो यौगिक हैं ये अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके बाद आती है मिश्र धातुओं का निर्माण। इसके बाद आती बात मिश्र धातुओं का निर्माण, मिश्र धातुओं का निर्माण, ठीक। बात करते हैं मिश्र धातुओं का निर्माण। तो होता क्या, धातुओं के संयोजन से, ठीक, जो धातुएं हैं अन्य धातुओं के संयोजन से मिश्र यौगिक बनाती हैं, ठीक, अन्य धातुओं के संयोजन से मिश्र यौगिक बनाती हैं जो कठोर और उच्च गलनांक के, जो कठोर और उच्च गलनांक के होते हैं उन्हें कहते हैं मिश्र धातु। जैसे दो धातुएं मिलकर यौगिक बना दी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम पीतल, जो पीतल है, और पीतल कैसे बनता है, पीतल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जिंक चाहिए और कॉपर, ठीक। दूसरा है कांसा, कांसा, तो कांसे में क्या होगा, कॉपर होगा और टिन होगा, ठीक। तो ये है मिश्र धातु। हाँ, बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति की, तो चुंबकीय प्रवृत्ति में क्या है, डी ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मान इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, वो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ठीक, चुंबकीय आघूर्ण होता है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है। अब हम यह बात कर लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की हमने बताया। अब चुंबकीय आघूर्ण म्यू को कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, एन है यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये बीएम है बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इसका मात्रक है, इसका मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण का बोहर मैग्नेट्रॉन। अब हम बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की। तो चुंबकीय प्रवृत्ति पहली 3 प्रकार से होती है। पहली होगी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक, अनुचुंबकीय। अब हम बात करते हैं अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय का मतलब है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण अनुभव करते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण अनुभव करते हैं, ठीक, आकर्षण अनुभव करते हैं, तथा जिससे चुंबकीय आघूर्ण का मान एक दूसरे से निरस्त नहीं होता है, निरस्त नहीं होता है, और ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उन्हें कहते हैं अनुचुंबक। अब दूसरी बात हम बात कर लेते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक, तो प्रतिचुंबकीय में क्या होगा, प्रतिचुंबकीय में होगा कि इस, और ये प्रतिचुंबकीय जो ये प्रभाव है इसे प्रतिचुंबकत्व भी कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय में क्या होगा कि इसमें क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए, प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए, तथा इनमें जो एक दूसरे, जो इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, एक दूसरे को क्या कर देता है, निरस्त कर देता है।
अब निरस्त कर देता है तो चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रतिकर्षित होने लगते हैं। जब इनका ये जो चुंबकीय वो निरस्त कर देगा तो एक दूसरे क्या होंगे, प्रतिकर्षण करने लगेंगे। तो इस प्रतिकर्षण के कारण, ठीक, प्रतिकर्षण के ही कारण इन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं और इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में? इसके बाद आती है बात लौह चुंबकीय की। लौह चुंबकीय, ठीक। और लौह चुंबकीय क्या होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ गुणों को लौह चुंबकत्व, जिनमें ये गुण होता है, लौह चुंबकीय जो होते हैं उसे लौह चुंबकत्व कहते हैं, ठीक। अब बात है ये स्थायी चुंबक होते हैं। ये जो लौह चुंबक होते हैं ये स्थायी चुंबक होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण का अनुभव होता है। अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इनमें प्रबल आकर्षण होगा, ठीक। इनमें ताप बढ़ाने पर या घटाने पर इनकी जो आणविक चुंबकीय की जो आणविक व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। जिनकी जो आणविक व्यवस्था है चुंबक की वो बिगड़ जाती है और क्या होता है, इनका चुंबकत्व का जो गुण होता है वो नष्ट, मतलब गर्म करने पर ताप का प्रभाव देखा जाए तो इनके लिए नुकसानदायक है, ठीक। तो ये हो गई बात चुंबक की। इसको अंग्रेजी में पैरामैग्नेटिक, इसको डायमैग्नेटिक, इसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद चुंबकीय गुण के बाद अगली बात आती है उत्प्रेरक गुण, उत्प्रेरकीय गुण। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें उत्प्रेरकीय गुण भी पाया जाता है। यह गुण क्यों पाया जाता है? क्योंकि डी ब्लॉक की धातुएं मुक्त संयोजकताएं रखती हैं, ठीक। और मुक्त संयोजकताओं के कारण ये अच्छी उत्प्रेरक होती है। जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं मुक्त संयोजकता रखती हैं और मुक्त संयोजकता रखने के कारण ये अच्छी उत्प्रेरक होती है, ठीक। अब उत्प्रेरक होने के कारण इनका जो प्रभाव है ये भी दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण है इनका जो N-1 डी कक्ष जो है ये क्या है, अपूर्ण। पहला गुण, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है कि इसमें जो कक्षा है इसमें N-1 डी और NS इन दोनों की ऊर्जाओं का लगभग मान समान होता है, लगभग समान होता है, ठीक। ऊर्जा की समान होती है जिससे परिवर्तनशील संयोजकता होती है। इसका समान होने के कारण क्या होगी, संयोजकता जो होती है परिवर्तनशील होती है, बात समझ में, ठीक। इसीलिए ये उत्प्रेरकीय गुण रखते हैं। अब उत्प्रेरक का एग्जांपल देख लेते हैं। देखा हो तुमने, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं। जब वनस्पति घी बनाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और करता कौन है, निकिल उत्प्रेरक। तो क्या बन जाता है, वनस्पति घी बन जाता है। दूसरा, अगर तुमको अमोनिया का निर्माण करना है तो उसमें लेते क्या, N2 और 3H2 लिया हमने, और वहां पे आयरन और मॉलिब्डेनम का चूर्ण ले लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में, ठीक। और बनता क्या है, 2NH3, मतलब अमोनिया का। तो ये इनमें उत्प्रेरकीय गुण है। उत्प्रेरकीय गुण है क्यों, क्योंकि इनका ये उपकोष अपूर्ण है, संयोजकताएं परिवर्तनशील है। और संयोजकता परिवर्तनशील क्यों है, क्योंकि N-1 DNS का जो समान है, लगभग समान होने के कारण ऊर्जाएं समान होती है तो संयोजकता बदल जाती है, और संयोजकता परिवर्तन होने के कारण ये उत्प्रेरक की तरह, अच्छी उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है, ठीक। कई धातुएं हैं, प्लेटिनम भी उत्प्रेरक का कार्य करती है, निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर, क्रोमियम है, ये सब उत्प्रेरक का काम करती है। तो ये था उत्प्रेरकीय का गुण। अब हम अगली बात कर लेते हैं आक्सीकारक और अपचायक। आक्सीकारक और अपचायक प्रकरण। आक्सीकारक
और अपचायक प्रवृत्ति। ठीक, इसमें देखते हैं यदि कोई धातु अपचयन की क्रिया से स्थायी विन्यास प्राप्त करती है, यदि कोई धातु अपचयन की क्रिया से स्थायी विन्यास प्राप्त करती है तो आक्सीकारक कहलाता है। ठीक, इसके विपरीत यदि कोई धातु आक्सीकारक क्रिया से स्थायी विन्यास प्राप्त कर ले तो उसे अपचयक कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन है जिसे Cr+2 और Mn+2 Mn+3 की आक्सीकारक प्रवृत्ति अधिक क्यों? की आक्सीकारक प्रवृत्ति अधिक क्यों? ठीक, तो यहां पे हम देखते क्या है, ये क्रोमियम है। अब इन दोनों का हम देखते हैं ऑक्सीकरण। ये आप चयन कर लेते हैं, तो अब चयन करके देखते हैं, तो इसका जब चयन करेंगे तो बनेगा क्या, Cr+1। अब यहां पे देखते हैं तो आएगा इसका 4D 3D4, इसका आएगा 3D5। इसका देखते हैं Mn का, इसका कर रहे हैं हम क्या, अपचयन कर रहे हैं। अपचयन कर रहे हैं तो क्या है, आक्सीकारक। ठीक, अब Mn का देखते हैं, तो इसका भी हम अपचयन करेंगे। अपचयन करेंगे तो क्या होगा, आक्सीकारक। ठीक, यहां पे +3 से हो गया Mn+2। ठीक, अब हम देखते क्या है, Mn जो है इसकी आक्सीकारक Mn+2 में बदल गया, तो इसका है 3D4, इसका भी हो गया 3D5। स्थायी विन्यास प्राप्त कर लिया इसने। अब यहां पे देखते क्या है, जो Cr है, Cr+2, ठीक, इसका Mn+3 से कम है ऑक्सीकरण। क्यों? अब प्रवृत्ति कम क्यों है, क्योंकि इसका आकार जो है छोटा हो जाता है, आकार छोटा हो जाता है। ठीक, आकार छोटा होने का इसकी आक्सीकार जो प्रवृत्ति है वो अधिक होती है। बात समझ में आई? तो ये था। अब इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में कि जो डी ब्लॉक के 2 यौगिक हैं उन यौगिकों के साथ। ठीक, गुड बाय।